नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव समारोह की, जहां पर आज जो समापन होने जा रहा है। आज शाम 6 बजे समारोह का समापन होगा। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी आज समापन होने जा रहा है। समापन समारोह में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पहले 7 बजे तय था समापन समारोह का कार्यक्रम। आज राज्योत्सव समारोह का समापन होने जा रहा है। शाम 6 बजे समारोह का समापन होगा। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी आज समापन होने जा रहा है। समापन समारोह में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। पहले 7 बजे समापन समारोह का समय था, अब 6 बजे कर दिया गया। राज्योत्सव समारोह का समापन होने जा रहा है। आज शाम 6 बजे समापन का समारोह होगा और सीएम भूपेश बघेल इसमें शामिल होंगे। आज भी बड़ा कार्यक्रम रखा गया। रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य के महोत्सव के दूसरे दिन भी आदिवासी नृत्यों की रंगारंग प्रस्तुति हुई है। साइंस कॉलेज ग्राउंड में देश विदेश की आदिवासी संस्कृति की झलक भी दिखी। सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में देसी विदेशी कलाकारों ने अपने पारंपरिक नृत्य से सबका मन मोह लिया। सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश के सभी मंत्री और अतिथियों ने कलाकारों का हौसला बढ़ाया। महोत्सव में विदेशी कलाकारों का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहा। राज्योत्सव का समापन आज शाम 6 बजे होगा। जब हमार सगा मन इसने कहा थे तो तुम छत्तीसगढ़िया साथ ले परिया छत्तीसगढ़िया। जब हमार सगा मन इसने कहा थे तो तुम छत्तीसगढ़िया। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की धूम देखी गई। 2 दिन ही, आज तीसरा दिन है महोत्सव का और आखिरी दिन है। शाम 6 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और 6 बजे जो है उत्सव का समापन होगा। राज्योत्सव की धूम 2 दिन से ही देखी जा रही है। अलग अलग कलाकार, बड़े बड़े कलाकार बाहर से देसी विदेशी पहुंचे हैं और अपनी प्रस्तुतियां दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे इन कलाकारों को देखने के लिए, इनकी प्रस्तुति देखने के लिए। सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए इस खास उत्सव, इस खास कार्यक्रम में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के रायपुर की ये तस्वीरें हैं। देसी विदेशी कलाकारों ने प्रस्तुति दी है। सीएम भूपेश बघेल ने कलाकारों का हौसला भी बढ़ाया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए बालोद में लोगों ने अनोखी मिसाल पेश की। मिसाल ऐसी कि जिसमें लाश के साथ जलने वाला कफन कवच साबित हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। कफन, इंसान के मरने के बाद जिस कपड़े को ओढ़ाकर शव का अंतिम संस्कार किया जाता है, ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन बालोद जिले में लोगों ने इसका अर्थ ही बदल दिया। दरअसल यहां लाश के साथ कफन जलाते नहीं बल्कि इसे संजो कर रखते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कफन से कैसा पर्यावरण संरक्षण? जी हां, इन सारे सवालों के जवाब तस्वीरों में हैं। मचौद गांव का खुला मैदान, सड़क के दोनों तरफ पौधे लगाए गए और उसकी घेराबंदी की गई, जिस पर लपेटे गए हैं रंग बिरंगे कपड़े। वही तो कफन हैं। जब मैं किसी के शव यात्रा में गया था तो मैं वहाँ देखा कि बहुत सारे कपड़े को जला रहे हैं। मैं बोला कि इससे पर्यावरण तो दूषित हो ही रहा है और कपड़े जो नए मजबूत कपड़े हैं उसको जला रहे हैं, तो इसका कहाँ उपयोग किया जाए बोल के दिमाग लगाया
तो फिर हमने पेड़ जब लगाया और बकरी जब उसको परेशान करने लगी पेड़ को, तो मैंने सोचा कि इसको लपेट के देखा जाए और उस प्रक्रिया को हम शुरू किए और उसमें आज हम पूरी तरह से सफल हो गए। पूरे विधि विधान से एक चिता जली और वहीं से आइडिया आया, कफन के रूप में इतने कपड़ों को जलाना क्यों? क्या इसका इस्तेमाल कहीं और नहीं किया जा सकता? फिर ग्रामीणों की आपसी सहमति से यह फैसला हुआ, अब कफन को जलाना नहीं है। इसके नतीजे सामने आने लग गए। पौधारोपण हो रहा था, लेकिन पौधों को कभी बकरियां चर जाती तो कभी कोई और मवेशी। अब घेराबंदी कर कफन से घिरने के बाद पौधे विकास कर रहे हैं। कफन के कपड़े को जैसे हम उस 2x2 का जो घेरा बना हुआ है ट्री गार्ड, उसमें अपन उसको घेरते हैं तो सबसे पहला फायदा यह होता है कि सूर्य का जो प्रकाश है, जो तेज गर्मी है, वो रुक के आता है, तो पेड़ को अपन ज़्यादा दिन तक की नमी मिलता है। दूसरा सबसे ये है कि बकरी से, जानवर से उसका बचाव हो जाता है। नहीं, हमारे गांव में उस नजर से नहीं देखते, सारे लोग उसमें मतलब कपड़े का उपयोग जानते हैं कि इस प्रकार से करना है हमको। जनप्रतिनिधियों की मदद से ग्रामीणों की मुहिम ऐसी हुई कि पूरे गांव का समर्थन मिलने लगा। आसपास के गांव के लोग भी अब इसमें सहयोग करने लगे हैं। एक तो पर्यावरण पर प्रदूषण का असर कम, दूसरे पौधों को जीवन दान। भला कौन अड़ंगा डालेगा ऐसी मुहिम में? फलाफल ये कि तालाब और सड़क किनारे 3400 में से 200 पौधों को जीवन दान मिला। गांव वालों का यह प्रयास पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लोगों के लिए एक मिसाल है। न्यूज़ 18 के लिए बालोद से दिलेश्वर देवांगन की रिपोर्ट। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए दिलेश्वर हमारे साथ जुड़ गए। दिलेश्वर, बालोद में लोगों ने मिसाल पेश की है, अनोखी मिसाल पेश की है, जहां पर कफन से पर्यावरण संरक्षण हो रहा है, आखिर कैसे? जी बिल्कुल, एक तरफ जहां सरकार तमाम तरह की योजनाएं संचालित कर रही है कि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके और अधिक से अधिक पौधारोपण किया जाए, जिसको लेकर मचौद गांव के जो लोग जो हैं उन्होंने प्रयास किया है। गांव का जो एक पंच जो है कृष्णमूर्ति तिवारी, उन्होंने यह प्रयास किया है कि वह एक गांव में गए हुए थे और गांव में जब शव यात्रा में वह शामिल हुए तो शामिल होने के दौरान उन्होंने देखा कि जिस तरह से लाश को जलाया जा रहा था और लाश को जलाने के साथ ही उसके साथ में जो कफन होता था उसको भी जलाया जा रहा था, जिसके बाद में कृष्णमूर्ति तिवारी के दिमाग में यह विचार आया कि इस कफन को जलाने के बजाय किस तरह से संरक्षित किया जा सके, इस तरह से इसका उपयोग किया जा सके। और कृष्णमूर्ति तिवारी ने यह प्रयास किया कि गांव में जब 3200 पौधे लगाए गए थे तो वो पौधे को बकरियां और तमाम तरह के जो पशु जो हैं वो नुकसान पहुंचा रहे थे। वहीं से उसके दिमाग में ख्याल आया कि इस कफन का उपयोग पौधों की सुरक्षा के लिए किया जाए और गांव की जो पंचायत बॉडी होती है, गांव के ग्रामीण जो होते हैं, उनके माध्यम से यह योजना बनी और योजना बनने के बाद में उस गांव में जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद में उस कफन का उपयोग जलाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उस कफन का उपयोग लाश के साथ अलग करके उसका उपयोग पौधों को संरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। केवल गांव में ही लोगों की मौत होती तो नहीं, बल्कि गांव के आसपास में भी अगर किसी की मौत होती है तो उसके जो कफन जो होते हैं उसको गांव में लाकर पौधों को संरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए दिलेश्वर। और आगे बढ़ेंगे, अंबिकापुर की बात करेंगे, जहां पर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां जिला शिक्षा अधिकारी ने बदहाल स्कूल को लेकर बीओ, एबीओ और बीआरसी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। संकुल समन्वयक को भी कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। पंडोपारा के प्राइमरी स्कूल में बदहाली का आलम यह था कि यहां सालों से ब्लैक बोर्ड नहीं था। खबर दिखाए जाने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और स्कूल में ब्लैक बोर्ड लगा दिए गए। अभी तो नहीं मंगा के। लखनपुर विकास खंड में एक मामला सामने आया था, जहां पंडोपारा में, जहां पर ब्लैक बोर्ड 1.5 साल से नहीं है, ऐसी सूचना मिली है। तो जैसे संज्ञान में आया तत्काल वहां पर ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था कर दी गई है और वहां आवश्यक जो फोटोग्राफ्स वगैरह अपने तत्कालिक सीएम की उसको लगवाने की कार्रवाई कर दी गई है और साथ ही बीओ, एबीओ, बीआरसी, सीएसी सबको शोकाज नोटिस दी गई है और सभी पे कार्रवाई की जाएगी। बड़ौदा बाजार के सिमगा में शिक्षक की मांग को लेकर सैकड़ों छात्र छात्राएं सड़क पर उतर गईं। बड़ी संख्या में छात्रों के सड़क पर उतरने से शिक्षा विभाग में अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर सिमगा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मौरा में शिक्षकों को भारी कमी है।
और 500 छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए स्कूल में सिर्फ 5 शिक्षक हैं, जिसके चलते छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। शिक्षकों की मांग को लेकर कई बार अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी की नींद नहीं टूटी। तब छात्र छात्राओं ने आंदोलन का रास्ता अपनाया, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। 1 हफ्ते के अंदर शिक्षकों की नियुक्ति का आश्वासन मिलने के बाद छात्रों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। सहमति यही बनी है कि 1 हफ्ते में टीचर्स की व्यवस्था करते हैं ऐसे करके, और हम लोग लिखित में भी लिए हैं कि टीचर्स की व्यवस्था 1 हफ्ते में करेंगे आप, तो उसको हमको लिखित में चाहिए। और एक ही सब्जेक्ट, ऐसे फिजिक्स ऐसा एक ही नहीं, हमें सभी सब्जेक्ट का टीचर चाहिए। हमारे स्कूल में शिक्षक नहीं है, इसलिए हम लोग हड़ताल में बैठे थे। और 500 से 400 बच्चे हैं हमारे स्कूल में, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रहा है क्योंकि टीचर ही नहीं है। कितने शिक्षक हैं अभी यहाँ पे? 4 से 5 होंगे और 2 टीचर ट्रांसफर ले लिए हैं। यहाँ पे 11 शिक्षकों की वो होना चाहिए था, पदस्थापना होना चाहिए था, लेकिन शिक्षक 6 टीचर हैं शायद यहाँ पे। कंफर्म तो मुझे आंकड़ा नहीं है अभी, जब आंकड़ा थे। कांकेर की बात करेंगे। गांव के दबंगों ने 2 महिलाओं के मकान को तोड़ दिया। जेसीबी से दोनों मकानों को तहस नहस किया गया। विरोध करने पर महिलाओं से मारपीट भी की गई। पीड़ित परिवार पहुंचा फिर चारामा थाना क्षेत्र के रतेसरा का ये मामला आपको बता रहे हैं। रायगढ़ के सरायपाली में रुपाणा धाम कंपनी के विस्तार को लेकर जनसुनवाई हुई। पर्यावरण और स्थानीय लोगों की सहमति के लिए जनसुनवाई रखी गई थी, जिसमें सैकड़ों लोग पहुंचे। कुछ लोगों ने कंपनी के विस्तार को लेकर विरोध जताया, तो कुछ लोगों ने स्थानीय रोजगार पर अपनी बात रखी। लोगों का आरोप है कि कंपनी का विस्तार होने से सड़कें खराब होंगी, प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, इसीलिए अब उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं देनी चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित कई गंभीर बीमारियों का खतरा इससे बना रहता है। तो वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि कंपनी के विस्तार से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। मैम, जनसुनवाई का आयोजन किया गया है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि जो EIA बनाए हैं कंसल्टेंसी, उनके चाल चरित्र को तत्काल जांच करनी चाहिए। हम तो बोलते हैं कि FIR दर्ज होनी चाहिए कि किस EIA के आधार पर यह जनसुनवाई आयोजन किया गया है। और ये जो पीठासीन अधिकारी हैं, ये बिना पढ़े हुए EIA को आए हुए हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो तराईमाल एक ऐसा पंचायत है जहाँ 60 से अधिक ये औद्योगिक क्षेत्र है, उद्योग हैं छोटे बड़े करके, और यहाँ पे बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। और यहाँ पे वायु प्रदूषण की मात्रा को देखें, चाहे भूमि की प्रदूषण का, चाहे जल प्रदूषण की अगर हम बात करें, चाहे केलो डैम की बात करें, चाहे हम यहाँ के 18 नाला की बात करें, चाहे यहाँ के जो रिजर्व फॉरेस्ट को खत्म होने की बात करें, ये तमाम चीजें ये दिखा रहा है कि यहाँ बड़े पैमाने पे, और ये केवल पंचायत की बात नहीं है, ये पूरा जिला प्रदूषण के मामले पे पूरे देश में अव्वल रहा है। दुर्भाग्यवश ये तमाम सामाजिक जन संगठन और सरकारी आंकड़ों और उनके अध्ययनों के आधार पर निकला गया है। और बिलासपुर के चक्करभाटा क्षेत्र में गौमांस बेचने के आरोप में गांव के लोगों ने आरोपियों की जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने आरोपियों का जुलूस निकाला, साथ ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। बिलासपुर के चक्करभाटा के वार्ड 4 में रहने वाले कुछ युवकों को पता चला कि जज कॉलोनी के पीछे गाय को काटकर मांस निकाला जा रहा है। इसकी जानकारी मिलते ही कुछ युवक वहां पहुंचे, देखा कि 2 लोग बोरी में मांस भरकर ले जा रहे हैं। युवकों ने दोनों लोगों को पकड़ लिया, उनकी पिटाई करने लगे। युवकों ने इसका वीडियो बनाया, खुद वायरल भी कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पूरे मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। SSP पारुल माथुर के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 2 लोगों के द्वारा गौमांस बेचा जा रहा है, इस टाइप का एक प्रकरण कल चक्करभाटा थाने में पहुंचा था। करीब 40-50 लोग इन 2 आरोपियों को लेकर और जो पूरा बोरे में भरकर जो गौमांस था वो लेकर थाने पहुंचे थे। थाना प्रभारी ने तत्काल वहां पे मौके पे सभी को समझाइश दी और मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। इसमें जो गौमांस मिला है उसका वेटनेरियन डॉक्टर से परीक्षण कराया गया और जब उसकी पुष्टि हुई तो उसके बाद आरोपियों के विरुद्ध विधिवत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें जो आरोपी हैं उनके कपड़े उतारकर और उनका जुलूस टाइप का भी निकाल के
वहाँ तक लाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर भी संज्ञान लिया गया है और पृथक से इसकी भी जांच की जा रही है। इसमें जो भी विभिन्न धाराएं हैं उनके तहत आरोपियों को जेल दाखिल किया गया है। रायपुर पुलिस ने 8 साल के नाबालिग का अपहरण करने की कोशिश में चाकू मारने के आरोपी को गिरफ्तार किया। टिकरापारा पुलिस ने आरोपी कुर्बान को 3 महीने बाद गिरफ्तार किया। 3 अगस्त को रायपुर के संजय नगर से 8 साल के बच्चे का कुर्बान नाम के व्यक्ति ने अपहरण करने की कोशिश की थी। अपहरण में नाकाम रहने पर उसने बच्चे को चाकू मार दिया और फरार हो गया था। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। पुलिस ने छानबीन करते हुए 3 महीने बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। 3 अगस्त को थाना टिकरापारा में एक अपहरण के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें एक 8 वर्षीय बालक जो कि संजय नगर का निवासी था, उसकी किडनैपिंग का प्रयास किया गया था और उस किडनैपिंग के दौरान उसके गले में जो है चाकू से हमला भी किया गया था। इस पर 363 और जो आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया था। उसमें एक आरोपी की पूर्व में गिरफ्तारी की जा चुकी है, किंतु जो मुख्य आरोपी था वो लगातार फरार चल रहा था और कोलकाता से शेख कुर्बान नामक दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। अपहरण जो है जशपुर में सड़कों की हालत बेहद खराब है। खराब सड़कों की स्थिति यह है कि लोग रायपुर जाने के लिए ओडिशा होकर जाते हैं, लेकिन ओडिशा तक पहुंचने के लिए भी जिले के लोगों को खराब सड़कों का सामना करना पड़ता है। कुनकुरी से लवाकेरा तक स्टेट हाईवे ओडिशा को जशपुर से जोड़ती है। इस सड़क को बनाने के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। इस सड़क पर काम भी जारी है, लेकिन निर्माण कार्य कछुआ गति से चल रहा है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। वहीं बीजेपी नेता सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। उधर कांग्रेस विधायक यूडी मिंज सड़क निर्माण जल्द पूरा होने का दावा कर रहे हैं। हमारे विधानसभा की प्रमुख सड़क है कुनकुरी से लेकर के लवाकेरा, और आज हमारे क्षेत्र के जितने भी यात्रीगण हों या जिनका रायपुर काम पड़ता है वो इसी सड़क से होकर के रायपुर जाते हैं, जिनका उड़ीसा से होकर के रायपुर निकलते हैं। और आज इस रोड की स्थिति इतनी भयावह है कि हम लोगों को इस रोड में भी चलना मुश्किल हो गया है। और ये रोड अभी टर्मिनेट हुआ था, जिसका सुध न लेते हुए ठेकेदार ने फिर काम चालू कर दिया है और अभी भी पूरे सड़क में भ्रष्टाचार हम लोगों को नज़र आ रहा है। देखिए, ये रोड जो है ये तो अगर ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीधा दूसरे राज्य को जोड़ती है। पहला बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि जब रोड पहले जैसा था, निर्माण कार्य होता है तो दोनों लेन को उखाड़ के, मतलब आदमी किसी भी लेन से जा नहीं सकता है, दोनों तरफ गिट्टी बिछी हुई है, उस पर क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, उसको रुकवा देते हैं काम को, फिर से उसी ठेकेदार को रिवोक करते हैं, फिर उसी गति से काम चालू रहती है। उसके लिए कोरबा के नकटीखार में पिछले कुछ दिनों से लोग मधुमक्खियों के आतंक से परेशान हैं। मधुमक्खियों ने कई लोगों को काटकर घायल किया। बताया जा रहा है कि एक गिद्ध बार बार मधुमक्खी के छत्ते पर हमला कर देता है, जिसके बाद मधुमक्खी गांव के लोगों पर हमला बोल देते हैं। मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, लेकिन मधुमक्खियों का आतंक कम नहीं। प्रशासन के स्तर पर मधुमक्खियों के छत्ते को हटाने का कोई उपाय नहीं किया जा रहा। बड़ा वाला है, कहाँ काटे हैं?